आईबीपीएस पीओ 1 नंबर से रह गया था, और आईबीपीएस एसओ मेरा 3 नंबर से रह गया था, और मेरे पापा बैंकर हैं। आपके फादर ऑलरेडी बैंकर हैं? कौन से यस बैंक में? यस सर, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी में? थोड़ा तो खराब लगा था कि इतना क्लोज आके रह गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि 1 नंबर में मैं ही नहीं, कितने हजारों बच्चे रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है मेरे साथ अकेले के साथ हुआ। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फोन किया, सबसे पहले उनको बताया। तब जब मैंने सितंबर 2023 में स्टार्ट किया, तो रीजनिंग का सबसे पहले मैंने जो टॉपिक, मैंने गूगल से देखा क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहला मैंने टॉपिक जो पढ़ने का सोचा, वो सोचा था इनइक्वालिटी। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया सबसे पहले, और सबसे पहले मैंने आपका ही वीडियो देखा था सबसे पहला। तो सर वो वीडियो देखा, मुझे काफी अच्छे से समझ में आया वो। मैंने फिर मुझे लगा कि सर को फॉलो करता हूँ, फिर मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता था। अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो अनुराग, कैसे हैं आप? ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराग। थैंक यू सर, थैंक यू सो ढेर मच। सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और थैंक यू सर। सबसे पहले तो अनुराग ये बताओ यार, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तो नहीं पूछूंगा कैसा लग रहा है, वो तो अच्छा ही लग रहा होगा। तो मुझे ये बताइए पहले तो आप कहाँ से हैं, और अपने बारे में कुछ भी बताइए जो भी आप चाहें, जो यहाँ बच्चे देख रहे हैं वो जाने, और आपके आसपास के बच्चे हो सके तो आपसे मिलने भी आ जाए। सर मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, और सर मैंने ग्रेजुएशन गाजियाबाद से किया है, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था, बीटेक। उसके बाद सर मैंने 6 महीने एचसीएल में क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटर्नशिप की थी। उसके बाद लगभग 1 साल मैंने उसमें टीसीएस में काम किया है, कोलकाता में। उसके बाद सर मैं टीसीएस से रिजाइन करके फिर मैं फुल फ्लेजेड बैंकिंग की तैयारी में लग गया था। अभी इस साल अप्रैल 2025 में रिजाइन किया है। उसके बाद मैंने फुल फ्लेज इसकी तैयारी की बैंकिंग की, और अभी क्लियर हुआ है जाके। तो आप तैयारी में कितना, ये पूरी जर्नी कितने टाइम की रही अप्रोक्स आपके लिए? सर मैंने जब एचसीएल से मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन सर उसके बाद मेरा टीसीएस में ज्वाइनिंग आ गई थी, तो फिर मैं उसके साथ साथ तैयारी कर रहा था। उसके बाद सर फिर मैंने टीसीएस रिजाइन करके पूरी तरह इसमें टाइम दिया अपना। मैंने सर सितंबर 2023 से तैयारी शुरू की थी। ओके। 2023 से आपने ये फुल फ्लैश तैयारी शुरू करी थी, हाँ? नहीं नहीं सर, फुल फुल फ्लैश टीसीएस के तैयारी साथ? तो मैंने अभी शुरू की थी, टीसीएस के बाद, छोड़ने के बाद। ओके। यस, यानी कि 24 उसको में? छोड़ने का। 24 में, 25 नहीं, में? 25 25 25। 25 में? तो पहले आप जॉब कर रहे थे टीसीएस में, उसके साथ ही आपने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा पढ़ना। यस लेकिन फिर आपने यस जब रेजिग्नेशन दे दिया उसके बाद आपने फुल फ्लैश प्रिपरेशन शुरू की, है ना? यस यस। ये बोल तभी सकते हैं। तभी तो मैंने सडन तभी मैंने तो अन अकेडमी का। हम्म yes, बोलिए। तभी मैंने सर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, टीसीएस ओके। छोड़ने के बाद। फिर वहां से मैंने 20, पूरी तरह तैयारी। 25 में? तो यस सडनली सर, ये अप्रैल में। ये मतलब ये एकदम से आपका कैसे बैंकिंग की तरफ आपने मूव किया? किसने आपको गाइड किया कि बैंक में आपको जाना चाहिए? उसके बारे में कुछ बताइए। सर इसके पीछे दो रीजन थे हम्म। मेनली। एक्चुअली सर जब मैं वहाँ कोलकाता में पोस्टेड था, हम्म। तो मेरी एक तो वहाँ पे तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ओके। इस वजह से वहाँ मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि तभी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट आया था अप्रैल में, 1 अप्रैल ओके। को। तो मेरा फाइनल मेरिट में आईबीपीएस पीओ 1 नंबर से रह गया था, और आईबीपीएस एसओ मेरा 3 नंबर से रह गया था। और मेरे पापा बैंकर हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, जब इतना क्लोज आ गए हो और तुम्हारी वहां पे तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप वहां से छोड़ के घर आ जाओ, और यहाँ अपनी अच्छे से तैयारी करके फिर दोबारा दो। ओके, आपके फादर ऑलरेडी बैंकर हैं? कौन से यस बैंक में? यस सर, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी में? तो यार ये तो और प्राउड की बात है उनके लिए कि अब जो फादर है बैंकर, वही आप भी बैंकर बने। तो आपने 23 में प्रिपरेशन शुरू की, और आपने एग्जाम 24 में भी आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था, 1 नंबर से आपका रह गया था आखिरी में। और एसओ में यस 3 नंबर से रह गया था। ओके। यस सर, तो फाइनल मेरिट। फिर आपने सोचा कि यार जब इतना अच्छा परफॉर्म हो रहा है तो क्यों ना पूरा डेडिकेशन के साथ इसमें लगे। उसमें आपकी यस सर। हेल्थ भी, फिर जब आप जॉब कर रहे थे तो वहां से भी कहीं ना कहीं हेल्थ इशू की वजह से भी आपको लगा कि नहीं, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे आप। तो यार जर्नी तो चलो ठीक है, अब मुझे कुछ बताओ, कोई इंसिडेंट कुछ भी और कुछ बताना चाहें तो अपने बारे में, या इस जर्नी के बारे में, कैसे आपने जब 1 नंबर से आप रह गए। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह जाते हैं। तो इस समय जब वो आपको सुनेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाएंगे। तो कैसे आपने वो, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होता है कि 1 नंबर से रह गया और डिमोटिवेट होके वापस चला गया जीरो पे। और कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं यार, मुझे तो वापस मेहनत करके सिलेक्शन लेना है। तो आपने कैसे बाउंस बैक किया,
मुझे कुछ उसके बारे में बताइए, या जो इस वीडियो को देख रहा है वो अनुराग से कैसे सीख सकता है, बताइए कुछ। सबसे पहली चीज थोड़ा तो खराब लगा था कि इतना क्लोज आके रह गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि एक नंबर में मैं ही नहीं, कितने हजारों बच्चे रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है मेरे साथ अकेले के साथ हुआ। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को फोन किया सबसे पहले, उनको बताया। पापा ने मेरे से कुछ नहीं बोला, पापा ने कहा इतना क्लोज आ गए तो और अच्छे से पढ़ाई करो, अगली बार निकल जाए। तो मेरे पापा के बात से मुझे लगा उनको बिल्कुल डिसपॉइंटमेंट नहीं है, मेरा नहीं हुआ उससे। उनको कॉन्फिडेंस है कि अगली बार निकाल देगा, तो उनसे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने अपनी मदर को बताया, अपनी फैमिली में सबको बताया, सबने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। इसका मेरे को बहुत हेल्प हुआ कि सब, जब मेरी फैमिली पूरी मुझे बैक कर रही है तो मेरे को और अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, अगली बार मैं निकाल सकता। तो जितने बच्चे यहाँ पर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अनुराग की फैमिली की तरह, तो मैं बाकी सब फैमिली वालों से बोलना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा एक दो बार एग्जाम में इतने नजदीक आके रह रहा है, तो उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है, डिस्करेजमेंट की नहीं। कि आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं और अच्छा परफॉर्म करेगा। इसका लाइव एग्जाम्पल अनुराग हमारे साथ है। तो भाई जितने भी बच्चे हैं वो जरूर अपने पेरेंट्स को अनुराग की ये वाली बात बताएं कि शायद इनके पेरेंट्स उस समय इनका साथ ना देकर इनको डिमोटिवेट करते तो शायद आज ये इस जगह पर ना बैठे होते। एक नंबर से इनका भी एग्जाम रुका है, आईबीपीएस पीओ मेंस। 3 नंबर से एसओ का एग्जाम रुका है। शायद बहुत सारे बच्चे होंगे क्योंकि वैकेंसी बहुत लिमिटेड है, लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इतनी आगे तक आना भी एक बहुत अच्छी बात है। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आप लोग मेहनत करके दिखाएंगे, जैसे अनुराग ने किया, वो वहां तक पहुंचा, मेंस तक पहुंचा, इंटरव्यू तक पहुंचा, दो दो एग्जाम निकाले। तो आप भी मेहनत करते रहिए, और पेरेंट्स से भी मेरा कहना है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके एफर्ट्स को एनालाइज करें कि बच्चा एफर्ट्स कितने दे रहा है। तो जब आप एफर्ट्स देंगे तो उसका आउटकम अच्छा ही आएगा, जैसा कि आज अनुराग का आया है। तो अनुराग मुझे यार ये बताइए, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा इस प्रोफेशन में, और सबसे वीक सब्जेक्ट या सबसे एवरेज कौन सा रहा? सर मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो रीजनिंग था, उसमें स्कोर अच्छा कर लेता था मैं। और सर ओके। सबसे वीक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे एवरेज। लगभग सब में नंबर एवरेज रहते थे, इंग्लिश में थोड़े ज्यादा रहते थे बाकी सब्जेक्ट्स। ओके, मतलब कहीं ना कहीं सबसे अच्छा आपने, मतलब जो ज्यादा आप स्कोरिंग रहा आपके लिए वो रीजनिंग रहा, और सबसे चारों सब्जेक्ट में सबसे नॉर्मल आपका इंग्लिश रहा। तो मुझे सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चा यहाँ आपको देख रहा है, वो रीजनिंग में क्या आपने फॉलो किया, किस तरीके से चीजों को आपने टैकल किया जब आप स्टार्ट किए तब, और जब आपका सिलेक्शन हुआ तब, उस दोनों के प्रिपरेशन में सेम आपने चीजें रखी कि कुछ डिफरेंस किया, जरा बताइए। सर जब मैंने सितंबर 2023 में स्टार्ट किया, तो रीजनिंग का सबसे पहले मैंने जो टॉपिक, मैंने गूगल से देखा क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। सबसे पहला मैंने टॉपिक जो पढ़ने का सोचा, वो सोचा था इनइक्वालिटी। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया सबसे पहले, और सबसे पहले मैंने आपका ही वीडियो देखा था सबसे पहला। तो सर वो वीडियो देखा, मुझे काफी अच्छे से समझ में आया। वो मैंने फिर मुझे लगा कि सर को फॉलो करता हूँ। फिर मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता था पहले, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और सर उसके बाद क्या कहते हैं, जब मेरे प्री निकलने लगे, स्टार्टिंग में प्री निकलते थे, मेंस रह जा रहा था। और जब मेरा फाइनली जब एक नंबर से रहा, फिर मैंने कहा कि अन अकेडमी का मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूँ। इसके बाद सर इसमें जो आप मेंस की क्लासेस लेते हैं, एसबीआई पीओ के लिए जैसे आपने अलग से ली थी, वरदान बैच आपका चलता है शायद, है ना सर? नाम सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही। यस सर। तो तो उस बैच को करके बहुत फायदा हुआ। उससे क्या हुआ, मेरे मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मेंस के लिए आपको क्वेश्चंस तो बहुत मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको किसी एक टीचर से ही मिलती है। तो सर वो मेरे को आपसे मिली क्लियरिटी। उसके बाद फिर मेरा मेंस में स्कोर अच्छे आने लगे, तब फाइनली जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल मैंने शुरू से लेके लास्ट तक सिलेक्शन तक पहले आपको यूट्यूब पे और फिर अनअकैडमी पे फॉलो किया है रीजनिंग के लिए। तो मतलब उसका बेनिफिट मिला एग्जाम में प्रॉपर? यस सर, बहुत बेनिफिट मिला, काफी अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। और सर सबसे बड़ी बात, अप्रोच अप्रोच डेवलप हुआ। क्वेश्चन देख के ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। अप्रोच बन जाता है, फिर पेन चलता है अपने आप, उसके बाद सोच के करते हैं। और सर सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग में मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की। क्योंकि सर मेजोरिटी ऑफ द पेपर में इसी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो सर उसके लिए सबसे अच्छा है डेली 5 पजल के, 5 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लगाएं।
और ज्यादा से ज्यादा मॉक दें, और उसमें जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करें, उससे आपका कंसेप्ट बनेगा। और आपको पेपर में जाके ये नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूँ, आप वहां बैठ के सोचेंगे नहीं कि यार क्या करूं मैं इसको। फिर आप क्वेश्चन देखेंगे और करना शुरू कर देंगे। और यार जो बच्चा नया है उनके लिए तो बहुत इजी आता है कि डेली 10 पजल मैं आपको कराता ही हूँ, चाहे तो वो आप आराम से अगर लाइव नहीं कर पा रहे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से कर लो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसको लाइव देख लो। तो तरीके तो काफ़ी सारे हैं, बस उस पर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सभी बच्चों से यही रहेगा। और इंग्लिश बताइए, इंग्लिश जैसे आपका एवरेज रहा तो उसमें आप क्या करते थे? काफ़ी बच्चों की इंग्लिश वीक रहती है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? आपका सजेशन क्या है? आपने कैसे उसको, जैसे बहुत लोगों का तो बिलो एवरेज रहता है कि नंबर ही नहीं आ पाते, आपने कैसे उसको टैकल किया या आप क्या करते थे? इंग्लिश के लिए मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी है, अच्छा। क्योंकि मेरे फादर की भी इंग्लिश अच्छी है, मेरे जो दादाजी थे वो भी इंग्लिश के टीचर थे, तो शुरू से इंग्लिश अच्छी है। और सर सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो वहां से भी काफी बेनिफिट मिला है। और सर अगर मैं किसी को कुछ टिप देना चाहूँ तो टिप यही है कि इंग्लिश को कभी भी एज अ सब्जेक्ट हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए, इंग्लिश को हमेशा एज अ लैंग्वेज अप्रोच करना चाहिए। तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इंग्लिश के साथ, आप इंग्लिश का क्वेश्चन देकर डरेंगे नहीं। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि ये एक दूसरी लैंग्वेज है, मैं उसको उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए सर सबसे अच्छा है आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुने। जैसे मेरा सबसे बड़ा जो रीजन है मेरी इंग्लिश जो अच्छी है उसका है, मैं बचपन से क्रिकेट बहुत देखता हूँ और मैं बचपन से ही इंग्लिश कमेंट्री सुनता हूँ। तो उससे इंग्लिश सुन सुन के मेरे को काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, और एज अ लैंग्वेज मैंने हमेशा इंग्लिश को अप्रोच किया। वेरी गुड। मतलब एक तरीके से जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो जैसे आपका क्रिकेट है, किसी का फुटबॉल होगा, किसी का मूवीज होगा, है ना? तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखकर आप रेगुलर रेगुलर उसमें बने रहेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको भी आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आप। ये बोल सकते हैं। यस सर। और यस जीए आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितने मंथ का याद किया? ये बहुत क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, कितने महीने का जीए याद करे। तो उसका आपका क्या कहना है? या आपने कितने महीने का सर जी। जीए याद किया था? तो जीए पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पहले मैं क्या करता था, एग्जाम से पहले एक साल की मैगजीन ले आता था जिसमें एक साल के करंट अफेयर होते थे, वो पढ़ के चला जाता था। तो उससे बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता था। फिर मैंने इस साल अप्रैल से रेगुलर अभिजीत सर की क्लासेस ली, यूट्यूब पे भी अन अकेडमी पे भी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ अभिजीत सर का जीए बेस्ट है। वहां उससे अच्छा मैंने कभी देखा नहीं, उनका पढ़ना शुरू किया उसके बाद मैं कभी गया नहीं। मैंने मैंने आईबीपीएस एस पीओ पीओ के हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू किया था, एसबीआई का पहले आ गया एग्जाम तो एसबीआई का भी हो गया। मैं डेली लेक्चर्स देखता था उनके, और रात को जो वो एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं वो कर लेता था। उसके बाद वीकली में रिवाइज हो जाता था। फिर एग्जाम से पहले वो जो पिछले 3-4 महीने की रिवीजन की वीडियोस डालते हैं टॉपिक वाइज, वो देख लेता था। सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं जो सजेस्ट करूंगा, जैसे अगर मैं बताना चाहूँ किसी को, तो वीकली अफेयर्स आप देखिए अगर आपके पास टाइम कम है तो। अगर आपके पास टाइम अच्छा है, नए नए बच्चे आप शुरुआत कर रहे हैं, तो डेली से अपना बनाइए पढ़ने की हैबिट। फिर वीकली देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले वो जो टॉपिक वाइज वीडियो डालते हैं वो देख के जरूर जाइए, बहुत बेनिफिट होता है उससे। मैंने एसबीआई पीओ में रीजनिंग सॉरी जीके में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और उसमें मेरे लगभग 18 to 20 मार्क्स के करीब शायद आए होंगे, उसमें सेक्शन वाइज तो देते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इतने आए हैं कुछ। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। और जैसे मेंस में ये लोग बहुत, जैसे आपने बोला कि आपने अप्रैल से कंटिन्यू किया था जी, एक तरीके से रेगुलर पढ़ना, है ना? पहले आप पढ़ते थे मैगजीन वगैरह से पढ़ते थे, लेकिन आपने फिर अप्रैल से कंटिन्यू किया। और वो फिर ट्रस्ट डेवलप हो गया टीचर के ऊपर आपका। तो वो जब एक ट्यूनिंग मैच हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो चाहे वो जी हो या रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, बहुत सारी सोर्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपका क्या अप्रोच रहा? आपने वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा कि सिंगल सिंगल ही आपने सोर्स रखा है कि दो तीन सोर्स रखे? सबसे पहले मैं जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने शुरुआती समय में अलग अलग टीचर्स के वीडियो देखे। जिस टीचर के साथ मुझे समझ में आया, जिसके साथ मेरा कनेक्ट, मुझे लगा कि हाँ इनसे कनेक्ट बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, फिर मैंने शुरू हम्म। से लेकर लास्ट तक उन्हीं को फॉलो किया। जैसे रीजनिंग में मैंने आपके साथ तो सर ऐसा हुआ, सबसे पहला ही वीडियो मैंने आपका चलाया यूट्यूब पे, और फिर लास्ट तक मैंने आपके ही वीडियो देखे, मैंने दूसरे वीडियो देखे ही नहीं। और सर जीए में भी यही कहना चाहूंगा, जीए में सर सोर्स बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि एक सोर्स को फॉलो कीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आप अलग अलग सोर्सेज पे जाएंगे तो आपके मन में कंफ्यूजन बढ़ेगा और आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा अलग अलग सोर्सेज पे जाने में। तो कुछ मुझे तो यही चीज सबसे सही लगती है कि आप एक पहले आप थोड़ा टाइम दीजिए, कौन से टीचर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, किसके साथ आपका कनेक्ट अच्छा बैठ रहा है, ये जज करने के लिए थोड़ा महीना, एक महीना ले लीजिए, अलग अलग वीडियोस देखिए अलग अलग टॉपिक्स के। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ इन टीचर से बन रहा है, फिर जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए तब तक आप उसी टीचर को फॉलो कीजिए, क्योंकि सर टीचर्स इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सबको एक्सपीरियंस है, सबके पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, तो सर कुछ तो बात है। इसलिए भटकने से कुछ नहीं होगा, एक सोर्स आप पकड़िए और उसी को फॉलो कीजिए। तो जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, ये आगे जो बच्चे फ्यूचर में तैयारी करेंगे, इस वीडियो को बाद में देखेंगे या अभी देखेंगे, उनके लिए मेरी तरफ से भी बेस्ट एडवाइस ये हो सकती है कि आप पहले, बिल्कुल सही कहा, 10-15 दिन, एक महीना ले लीजिए, क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम कुछ है नहीं, तो अभी आप फ्री हैं। एक एक टीचर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर पूरा डेडिकेशन के साथ जो भी वो टीचर बता रहे हैं उनकी सारी बातों को फॉलो कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, जो प्रैक्टिस वो करा रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आने की पूरी चांस रहेगी, क्योंकि आपने मेहनत की है, टीचर ने मेहनत की है, वो मेहनत कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट लेकर आएगी। अनुराग, आप अलीगढ़ से हैं ना? अलीगढ़ से बताया ना, चलो ठीक है। आप कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट, कोई और पर्सन जैसे फैमिली ने आपको मोटिवेट किया, कुछ भी, कोई भी इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें, कि जिस समय कोई भी ऐसा, कोई भी इंसिडेंट जो आपको लगता है कि यार ये बताना चाहिए, जो कुछ भी हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो। एक बात बताना चाहूंगा, जब मेरा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक नंबर से रह गया था, तो मैंने अपने पापा को बताया था, तब उनका जो रिएक्शन था वही सेम रिएक्शन उनका तब था जब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये अपने पापा के बिहेवियर में एक जो कंसिस्टेंसी है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी भी जैसे दुख की घड़ी हो तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, खुशी का पल हो तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, हमेशा नॉर्मल रहते हैं, और भगवान की कृपा मान के हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो सर यही चीज मैं भी फॉलो करता हूँ, सबसे कहूंगा यही चीज फॉलो करें तो आप, आपके लिए सब कुछ बहुत आसान रहेगा। यार पापा लोग है ना, कभी भी ज्यादा शेयर नहीं करते अपने इमोशंस को ना, क्योंकि उन्होंने भी देखो, खुद भी वो बैंकर हैं, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं, उन्होंने दुनिया देख ली है हम लोगों से बहुत ज्यादा। तो वो जानते हैं कि हमारी किस चीज से बच्चा आगे जा सकता है और किससे बिगड़ सकता है। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि वैसे भी मम्मी फिर भी इमोशंस शेयर कर देती हैं, पापा लोग कहीं ना कहीं चुप रहते हैं। तो आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो बहुत खुश हुई थी, और मेरी अभी नानी जी भी मेरे साथ ही घर पे हैं, वो भी बहुत खुश हुई थी, दोनों का बहुत आशीर्वाद मिला मुझे। तो यार मतलब कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, वो कहीं ना कहीं मतलब जिंदगी भर ये पल आपके साथ रहने वाले हैं। वो जो आपने देखा होगा, मम्मी की आंखों में खुशी, अपनी नानी जी की आंखों में खुशी, अपने पापा का वही वाला एक्सप्रेशन, उनके अंदर आंखों में चमक जो आई होगी, जो उनके फीलिंग्स हो रही होगी, वो बयां भी नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया यार अनुराग, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। और आपने आखिरकार कर दिखाया काफी कम समय में, क्योंकि एसबीआई में आना ना, इतनी कम वैकेंसी में यार आना, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार मतलब एक मजा आ गया, हाँ? क्योंकि इतनी यस कम सर। वैकेंसी है पूरे इंडिया में, इतने सारे लोग चाहते हैं कि यार हमारा एसबीआई निकल जाए, एसबीआई निकल जाए, और उसमें आना, सिलेक्शन लेना, रियली बहुत प्राउड की बात है। बहुत लोग एफर्ट लगाते हैं, तो ऊपर वाले की भी कृपा है उन पर भी। यस बिल्कुल उन उन चीज़ों को ध्यान रखें, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करते रहें। और जिन यस। पेरेंट्स ने हमेशा। आपको इतना सपोर्ट किया, लाइफ टाइम तक उनको ऐसे ही सपोर्ट करें, आपके आगे पूरी लाइफ यस पड़ी सर। है ना? तो विश यू यस। ऑल दी वेरी बेस्ट, आप ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहें, खुश रहें, और अपनी फैमिली को, अब आपका टर्न है पे बैक करने का, है ना? अब वो बुजुर्ग हो यस। जाएंगे, बड़े यस। हो जाएंगे, तो अब आपका समय है, ऐसे ही खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने बच्चे इस वीडियो थैंक को यू देख सर। रहे हैं, सब लोग अनुराग के लिए क्लैप करके जाइएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के जाइएगा। और आज आप किसी के लिए क्लैप करेंगे, कल आपके लिए लोग क्लैप कर रहे होंगे। तो अनुराग, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सो मच।